तो ये है हमारा अध्याय 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसका पहला प्रश्न है, क्या होता है जब एक परखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो अम्ल और क्षार का यहाँ पर अभिक्रिया करवाया जा रहा है, तो क्या होगा? लवण का निर्माण होगा। ठीक है, ये तो होगा ही, आप जानते ही हो, जल और लवण का निर्माण होगा। तो 4 देख लो किसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो ये कट जाएगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा, इसमें नहीं है तो ये भी कट जाएगा, यानी कि डी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, विलयन का ताप बढ़ता है। अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है ना, वो ऊष्माक्षेपी होती है, ये याद रखिएगा। इसमें ना ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो विलयन का ताप बढ़ता है, लवण का निर्माण होता है, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जब एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन विक्रमित हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है? एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, यानी रेड वाले को क्या किया इसने ब्लू कर दिया। ये जो भी सोल्यूशन था, है ना, ये जो भी सोल्यूशन था, ये लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है क्षारक, यानी कि बेस। अब इन 4 में से कौन है जो वापस से इस ब्लू को लाल कर सकता है? तो ये काम तो एसिड कर सकता है, अम्ल कर सकता है। तो इसमें अम्ल कौन है? बेकिंग पाउडर जो है ये क्षारकीय प्रकृति, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये नहीं होगा। चूना हमारा क्षारीय होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ से हमें OH- आयन मिलेगा, तो ये भी क्या है? बेस है, बेसिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विड़चन के दौरान, यानी कि बनाने के दौरान, गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है, मतलब कहा यह जा रहा है कि हमारे पास एक ट्यूब है ना, एक नली है, एक ट्यूब है। ये हम क्या करते हैं, एक ट्यूब बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्यूब बना लिया और कहा यह गया यहाँ पर कि आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, यहाँ से देखो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को भेजा जा रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl गैस को भेजा जा रहा है, लेकिन क्या है, आर्द्र दिन है, यानी ये जो गैस है ये जो है नम है, मॉइस्ट है। उसके बाद ये हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से निकलेगी और ये हाइड्रोजन गैस, माफ़ करिएगा, ये HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये हमें यहाँ से प्राप्त होगा और ये जो है ये ड्राई गैस है। यहाँ नमी है इनमें और यहाँ इनमें नमी नहीं है। और इसमें क्या डाला गया है, इस नली में डाला गया है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये डाला गया है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जो नमी थी वो अब निकल चुकी है। ये जो गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये अब शुष्क गैस हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ जो CaCl2 है, इसने क्या किया, इसने मुक्त गैस को अवशोषित करना नहीं, गैस को नमी प्रदान करना नहीं, इसने नमी को अवशोषित किया है। तो गैस से नमी को अवशोषित करना हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? कौन है ये? नीला थोथा हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को। बेकिंग सोडा हम लोग बोलते हैं NaHCO3 को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को। धावन सोडा हम बोलते हैं Na2CO3.10H2O को, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जिप्सम हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट .2H2O, कैल्शियम सल्फेट, ये हमारा डाईहाइड्रेट हो जाएगा। तो देखो किसमें जल नहीं है, इसमें तो है जल, इसमें भी है जल, इसमें भी है जल, इसमें नहीं है। तो बेकिंग सोडा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रिएक्शन जब हम टार्ट्रिक एसिड से करवाते हैं, टार्ट्रिक एसिड से तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है।
सोडियम कार्बोनेट जो है ये सॉल्ट है। आप जानते हो कि एसिड और बेस जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में यहाँ पर H2O। अगर ये सॉल्ट जो है ये अगर क्षारकीय प्रकृति का है यानी कि बेसिक है, इसका अगर pH जो है 7 से ज़्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना, देखो जो लवण बना है वहाँ क्षार का प्रभाव ज़्यादा है, इसीलिए क्षारीय हो चुका है। क्षार का प्रभाव ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग है और ये जो एसिड है ये कमज़ोर है यानी कि वीक है। तो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए ये सॉल्ट जो है ये बेसिक है। मान लो अगर ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग होता तो हमें यहाँ पर जो सॉल्ट प्राप्त होता वो अम्लीय प्रकृति का होता। तो क्या है कि दुर्बल अम्ल है, यहाँ प्रबल अम्ल है तो काट दो, प्रबल अम्ल है काट दो, और ये दुर्बल अम्ल ठीक है। जो क्षार है ये मजबूत होना चाहिए, यहाँ दुर्बल क्षारक लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर प्रबल है तो सही हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। नेक्स्ट है हमारा, दांत के एनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति है कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? CaCO4 का होल ट्वाइस। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी क्या है? सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। और ये पता है किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। यहाँ देखो आप, ये हमारा क्षार है और ये जो है हमारा ये है अम्ल। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। तो ये भी हमारा क्या है कि प्रबल क्षार है, जबकि ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये वीक है, वीक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है। तो देखो ये प्रबल है, क्षार प्रबल है, अम्ल दुर्बल है, तो ये ऊपर वाला केस हो गया। ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट हमें यहाँ पे मिला, ये कैसा हो जाएगा? बेसिक। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? क्षारकीय। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया, जल में मिलाया गया, मृदा के एक नमूने के, मिट्टी के एक नमूने को, और इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिप्लावी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। मतलब जल लिया गया, उसमें मिट्टी को मिलाया गया और कुछ समय के लिए जो है उसे छोड़ दिया गया, कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया गया। तो क्या होगा? जैसे जल है, जल में आपने मिट्टी डाल दिया तो मिट्टी जा करके नीचे जो है जमा हो जाएगी, बैठ जाएगी, और ये हमारे पास ऊपर में एक विलयन मिलेगा। अब इस विलयन में पीएच पत्र को डाला गया तो पीएच पत्र जो है पीला नारंगी हो गया, पीला नारंगी। तो पीला नारंगी जो है पीएच पत्र को करता है अम्ल, एसिड। पीला नारंगी, ठीक है, लाल कर दे या फिर पीला नारंगी कर दे तो ये एसिड हो जाएगा, है ना। रेड एंड येलो ऑरेंज, ये पूरा कलर ना हमें एसिड में मिलता है। उसके बाद ग्रीन ब्लू या फिर एकदम से डार्क ब्लू हो, डार्क ब्लू, ये सब हमें मिलेगा बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में। तो हमसे क्या कहा गया है कि इनमें से कौन है जो पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा, जो भी क्षार होगा। नींबू के रस में सिट्रिक एसिड नहीं होगा, सिरका में एसिटिक एसिड नहीं होगा, साधारण लवण कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, यानी कि सोडियम क्लोराइड pH 7 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्रति अम्ल होता है आप जानते हो कि ये बेसिक होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा, क्षारीय प्रकृति का जो होगा वो हरा नीला कर देगा। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? मतलब इनमें से कौन है जो सही क्रम है, जो ये दिखा रहा है कि अम्ल मजबूत होता जा रहा है, अम्लीय नेचर बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा मजबूत इसमें से कौन है, सबसे कमज़ोर कौन है? तो घटते से बढ़ते क्रम में आपको बताना है, घटते से बढ़ते क्रम में। तो जो अम्ल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कार्बनिक अम्ल यानी कि ऑर्गेनिक एसिड, और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि अकार्बनिक अम्ल। जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं इसी को हम लोग खनिज अम्ल भी बोलते हैं, खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड।
ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, या फिर बोल दो खनिज अम्ल, अकार्बनिक अम्ल को। तो इसमें देखो याद रखना आप, जो आपके जैसे होते हैं CH3COH है ना, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और इसमें जैसे कि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सारे जो होते हैं आपके ये अकार्बनिक अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा, अकार्बनिक वाले का होगा। देखो यहाँ एसिटिक एसिड लिखा हुआ है तो B काट दो, यहाँ भी एसिटिक एसिड है सबसे ज़्यादा में, तो ये भी काट दो। अब यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड जो है उसके बाद यहाँ जल दिया गया है, तो जल तो न्यूट्रल है ना, जल ना ही अम्ल है और ना ही क्षार है, जल को हम सबसे पीछे डालेंगे। उसके बाद ये ऑर्गेनिक एसिड, उसके बाद ये इनऑर्गेनिक एसिड, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी भी यहाँ पर गलत है। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए। एक स्टूडेंट के हाथ पर क्या है, दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए। बूंदें गिरेगी तो क्या होगा, उसका हाथ जलेगा। क्या करना चाहिए, हाथ को लवणीय जल से धोएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाथ को जल की अधिकता मात्रा से धोएं, ठीक है, तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लें। तो ये हमारा सही हो जाएगा कि जल की अधिकता से, यानी कि पानी से इसको धोएंगे। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये बेसिक सॉल्ट है, क्षारीय प्रकृति का है, इसका हम पेस्ट लगा लेंगे। यहाँ देखो हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब समझ रहे हो, NaOH, ये प्रबल क्षार है। मैंने अभी आपसे कहा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। तो प्रबल क्षार भी जो है ये नुकसान ही पहुंचाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रबल क्षार हम नहीं लगाएंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी हमारा सही होगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं एक गैस निकलती है, मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये अम्ल है, तो क्या होता है, जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। पूछा है गैस के बारे में, जो गैस निकलती है उसके संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सत्य है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ये बात तो सही है। यह जल्दी हुई तीली को बुझा देती है, सही बात है। आग बुझाने में काम मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, ये भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या है, अधातु का ये ऑक्साइड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एसिडिक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अम्ल क्षार जो लवण होता है वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो हो जाएगा Na2CO3, हाँ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर वाटर बनेगा। तो ये सॉल्ट और ये वाटर, तो ये अम्ल क्षार अभिक्रिया है। तो ये ऑप्शन, ये जो हमारा 3 नंबर वाला है ये भी सही हो जाएगा। इसमें ना ही गंध है ना ही रंग है। तो 1 2 3 बी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। सामान्य लवण यानी कि कॉमन सॉल्ट हम किसको बोलते हैं, NaCl को बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं रसोई में, है ना, खाने पीने की चीज़ों में डालते हैं। इसके अलावा और किस उपयोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है ये बताना है। धावन सोडा के निर्माण में किया जाता है क्या। उसके बाद व्यंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, बुझा हुआ चूना है। तो जो NaCl है इसका हम अभिक्रिया करवा दें, जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो पता है क्या बनता है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बन जाएगा।
उसके बाद अगर हम इसको हीट कर दें तो यहाँ पर धावन सोडा बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये भी बन जाएगा। उसके बाद बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद विरंजक चूर्ण, तो हम इसे बोलते हैं ना CaOCl2। तो ये हम नहीं बना सकते, ये हम इससे नहीं बना सकते। बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए ये जो बुझा हुआ चूना है, इसी से जब हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करवाते हैं तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण बनता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि बुझे हुए चूने से, शुष्क बुझे हुए चूने से जब हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करवाते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके हम जो है ये बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, धावन सोडा बना सकते हैं, और बेकिंग सोडा में अभी मैंने आपसे कहा कि टार्टरिक एसिड से रिएक्शन करवा दो तो बेकिंग पाउडर भी बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बना सकते हैं सोडियम क्लोराइड से। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। 1 और 3 हमारा सही आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है। तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 टार्टरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो बेकिंग पाउडर बनेगा। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। तो मुंह का जो pH है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 5.5 से कम हो गया तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो जो टूथपेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो अम्लीय प्रकृति का होता है, माफ़ करिएगा क्षारकीय प्रकृति का होता है। सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है, सी जो है हमारा राइट आंसर है। जो हमारे दांतों में, ठीक है, दांतों में या कहीं पर जो भोज्य पदार्थ होते हैं, फूड होते हैं, वो जो फंस जाते हैं तो उस पर क्या है कि बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया जो है अपना कमाल दिखलाता है इस फूड पर और इस फूड को तोड़ ताड़ करके अम्ल बना देता है। अब ये अम्ल अगर बनता रहेगा तो क्या होगा? मुंह का pH एक समय के बाद 5.5 से कम हो जाएगा और हमारे दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी बैक्टीरिया रात भर में तोड़ करके अम्ल यहाँ पर बना रहा है, हम सुबह उठने के बाद ब्रश करें, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। ये क्षारकीय प्रकृति का होता है, तो इस अम्ल को जो एक्सेस में बना हुआ है, एक्स्ट्रा बना हुआ है, ये न्यूट्रलाइज हो जाए, उदासीन हो जाए और मुंह का pH बैलेंस रहे। तो क्षारकीय हमारा राइट आंसर। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन के लिए निम्न में से इनमें से कौन से कथन सत्य है? pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, गलत हो जाएगा। pH जितनी कम होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, ये तो क्षार के लिए सही है। pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, अम्ल उतना दुर्बल होगा, ये सही है, ये हम सही बोल सकते हैं। pH जितनी उच्च होगी अम्लीय जो गुण है उतना ही उसमें कम होगा। pH जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा, गलत हो जाएगा। क्षारक प्रबल होगा जब pH का मान जो है बहुत ज़्यादा होगा। pH जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। अगर pH जो है कम है मतलब वो अम्ल ज़्यादा है, क्षार कम है, तो क्षारक उतना ही दुर्बल हो जाएगा। तो ये सही है। और कौन सही है? 2 सही है। 2 और 4 वाला जो है हमारा सही विकल्प है, डी हमारा राइट आंसर है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH होती है। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, तो इसका pH तो बहुत ही कम होता है, तो 7 से कम। इसका pH कितना होता है? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 3 से कम होता है। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन 3 से कम होता है। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है? जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है, अम्ल को ना जल में मिलाया गया तो हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं, है ना, डाइल्यूट कर रहे हैं। जैसे मान लो एक सांद्र H2SO4 है, सांद्र H2SO4, तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा कमज़ोर कर दें। कमज़ोर कर दे का मतलब क्या? हम इसे डाइल्यूट कर दें। डाइल्यूट कर दे तो इसे क्या करेंगे? हम थोड़ा सा पानी में इसको डाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, तनु हो जाएगा, सांद्र से तनु हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तनुकरण बोलते हैं। तनुकरण या फिर तनुता बोल दो, तो ये तो सही है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? लवण का निर्माण होगा क्या? कोई सॉल्ट थोड़ी ना बनेगा।
उदासीनीकरण नहीं, अम्ल क्षार की अभिक्रिया थोड़ी करवा रहे हैं, जल में हमने अम्ल को डाला है। आयनीकरण होगा क्या? आयनीकरण हो जाएगा जब हम पानी में डालेंगे अम्ल को, जब हम पानी में डालेंगे अम्ल को, जैसे इसी को हमने डाला तो यहाँ पर H+SO4 2-, इसमें ये अम्ल जो है टूट जाएगा, तो आयनीकरण हो जाएगा। आयनीकरण हो जाएगा तो 1 और 3 हमारा यानी कि बी जो है हमारा सही हो जाएगा। दृष्टि दोष व्यक्ति विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? दृष्टि दोष है यानी कि वो देख नहीं सकता है, ये जो विद्यार्थी है ये देख नहीं सकता है, तो अम्ल क्षारक सूचक के रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लिटमस का इस्तेमाल तो हम करेंगे नहीं, लिटमस नीला हो गया, लाल हो गया, ये तो देख करके बताया जाएगा ना, ये तो देख ही नहीं सकता है, तो ये नहीं होगा। हल्दी को अगर हम सूचक के रूप में इस्तेमाल करें तो यहाँ भी कलर देखना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। पिटूनिया की पंखुड़ियाँ, यहाँ भी कलर देख करके पहचाना जाएगा, ये तो देख नहीं सकता है, तो वेनिला जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए वेनिला, और हमारा हो जाएगा ओनियन, और हमारा यहाँ पर हो जाएगा लौंग, क्लोव। ये सारे याद रखिएगा, इसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि घ्राण सूचक। घ्राण सूचक यानी कि सुगंध से पहचान लेगा विद्यार्थी, आंख खराब है, नाक थोड़ी खराब है, सुगंध से पहचान लेगा विद्यार्थी कि जो माध्यम है वो अम्लीय है या क्षारीय है, क्योंकि इन सब का जो गंध होता है ना वो अम्लीय माध्यम में कुछ और होता है, क्षारीय माध्यम में कुछ और होता है। तो वेनिला ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में ये सारे जो है याद रखिएगा कि इन सब के इस्तेमाल से जो है ये सारे जो होते हैं अम्ल क्षारक सूचक होते हैं, ये सारे भी, पिटूनिया की पंखुड़ियाँ, हल्दी, ये सारे, लेकिन इनमें ये जो होते हैं ये घ्राण सूचक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तनु अम्ल के साथ उपचार करेंगे यानी कि रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। क्या हो जाएगा? क्या याद रखा है आपने कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर उत्सर्जित होती है, ठीक है। मार्बल का रासायनिक सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है ये। चूना पत्थर, इसका भी रासायनिक सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है ये। बेकिंग सोडा NaHCO3। और चूना हम किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, इसे हम सिंपली लाइम बोलते हैं, या तो आप बोल दो क्विक लाइम बोल दो, है ना, क्विक लाइम, कली चूना, या फिर सिंपली चूना। तो यहाँ देखो ये कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, तो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर उत्सर्जित होती है। चूना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑक्साइड है, ये कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है। मानव रक्त का pH जो है 7.4 के आसपास होता है, 7.4 आपको याद रखना है। तो ये 7 से ज़्यादा है तो थोड़ा सा बेसिक है। चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन, मैंने आपसे कहा ये प्रबल क्षार है, तो इसका pH जो है ये 7 से काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये आंसर नहीं है। मानव रक्त ये आंसर नहीं है। प्रति अम्ल जो एंटासिड होता है वो भी क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नींबू का रस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगाया गया है। कहा यह गया है कि विद्युत अपघट्य के द्वारा, विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो जल में घुलने के बाद आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा, इन आयंस के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के लिए, मतलब कौन जो है विद्युत का चालन करेगा, मतलब विद्युत चालन होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को दिखाने के लिए ये पूरा अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। तो कौन सत्य है ये बताना है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्य अम्ल नहीं है। देखो यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य है ये है तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि ये प्रबल क्षार है। तो देखिए ये जो क्षार है, प्रबल क्षार है, तो ये जैसे ही जल में जाएगा खटाक से Na+OH- में टूट जाएगा। अगर मान लो कोई प्रबल अम्ल होता जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी जैसे ही जाता H+Cl- में टूट जाता। तो हमें तो आयंस चाहिए ना, तो ये आयंस प्रोवाइड करवाएगा यहाँ पर, तो विद्युत का चालन जो है यहाँ से होगा और बल्ब जलेगा। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि अम्ल नहीं है तो नहीं जलेगा। अम्ल
भी जला सकता है, क्षार भी जला सकता है, डिपेंड करता है कि वो कितने आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बल्ब चमकेगा क्योंकि NOH प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। ये सही है, ये सही है, 2 नंबर वाला सही है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिपथ अपूर्ण है, परिपथ तो देखो पूर्ण है, स्विच जो है यहाँ पर बंद है, तो ये आंसर ठीक नहीं होगा। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघट्य के विलयन के प्रकार पर निर्भर करता है। केवल और केवल 2 हमारा सही हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें आयंस चाहिए, और जो प्रबल क्षार होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, दोनों ही आयंस दे देंगे जब हम जल में डालेंगे इसको, तो विद्युत का चालन हो जाएगा। गोल्ड को घोलने के लिए यानी सोना को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्वारेजिया, अम्लराज का इस्तेमाल किया जाता है, अम्लराज का इस्तेमाल किया जाता है। अम्लराज में क्या होता है? HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। तो इस अम्लराज में, इस एक्वारेजिया में सोना भी घुल जाता है और प्लेटिनम भी घुल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? खनिज अम्ल मैंने आपसे कहा जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं उसी को खनिज अम्ल बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खनिज अम्ल है, सिट्रिक अम्ल खनिज अम्ल नहीं है। सिट्रिक अम्ल जो है वो खनिज अम्ल नहीं है, ये कार्बनिक अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? कौन सा एक बेस नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, लेकिन इन दोनों की इतना प्रबल नहीं है। ये देखो, ये तो दारू है, दारू है ये अल्कोहल है। और कौन सा अल्कोहल है? एथेनॉल है, ये एथेनॉल है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो अल्कोहल है ना, इसको आप पानी में डालोगे तो यहाँ से OH- थोड़ी ना मिलेगा। OH- जो दे दें वही ना क्षारक होता है, ये OH- नहीं देगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये सही है। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया पर लवण तथा अम्ल देता है। क्या ये सही है? देखो, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, वो तो बेसिक होते हैं। अगर हम जल से अभिक्रिया करवा दें तो ये बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यानी कि क्षार बनाते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्षार देगा। यहाँ लिखा हुआ है लवण और अम्ल देता है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ धातु अम्ल से क्रिया पर लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं, तो ये चीज़ सही है। धातु और अम्ल के बीच में जब रिएक्शन जो है होती है तो वहाँ पर सॉल्ट तो बनता ही है और हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होती है। लेकिन हर धातु हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करवा पाती है। धातुओं की जो क्रियाशीलता श्रेणी होती है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो धातु होंगे, है ना, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो धातु होते हैं केवल वही अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करवाते हैं। इससे नीचे वाले जो होते हैं धातु वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर कुछ धातु लिखा गया है, तो ये सही है। उसके बाद कुछ अधात्विक ऑक्साइड। अब अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो तो एसिडिक होते हैं, जल से क्रिया पर अम्ल बनाते हैं, तो सही हो जाएगा। एसिडिक है तो जल से क्रिया करने पर अम्ल बनाएंगे, ये सही है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको याद होगा ही, Al2O3 और ZNO, ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये है धातु के ऑक्साइड, लेकिन ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है अधातु के ऑक्साइड। अम्लीय होने चाहिए लेकिन ये उदासीन होते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा था सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है बी। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोग से कीजिए। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर है और यहाँ पर विरंजन है, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल, नाम ही है इसका विरंजक चूर्ण, तो विरंजन में तो इस्तेमाल होता ही है। तो ए के साथ 3 मिलना चाहिए। ए के साथ 3 देखो किस में है, बी और सी में है, डी और ए में नहीं है, तो ये तो हमारा पूरा कट जाएगा, ये भी हमारा पूरा कट जाएगा, ए डी नहीं है। इस तरह के सवाल देखने में बड़े होते हैं, सच बताऊं तो बहुत ही आसान होते हैं, है ना। उसके बाद प्रति अम्ल के रूप में हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो बी के साथ 4 जाना चाहिए। बी के साथ 4 देखो सी में है, तो बी आंसर नहीं होगा, इसमें 2 है, तो सी हमारा सही आंसर है। बाकी सब ठीक ही होगा। धावन सोडा का इस्तेमाल जो है कांच की विरचन में किया जाता है, कांच बनाने में। सोडियम क्लोराइड
H2 तथा Cl2 उत्पादन, सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको याद होगा, क्लोर्ड अल्कली प्रोसेस देख लो, यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, मे भी अगर आगे सवाल आए तो सीधा हम लोग निकल जाएंगे। ब्राइन हम बोलते हैं, ये एक्वस सोल्यूशन है, ये एक्वस सोल्यूशन है। जब इसका वैद्युत अपघटन करवाया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 और H2। ठीक है, तो ये हमारा अल्कली है, ये क्लोरीन है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर्ड अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो हो गया ना Cl2 और H2 का उत्पादन सोडियम क्लोराइड से। समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के सामने आयतनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया। कौन सा रंग प्राप्त होगा? समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो HCl हो जाएगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों को मिलाया गया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, NaCl बनेगा और साथ में H2O। ये एसिड बेस रिएक्शन है। देखो ये मजबूत अम्ल है, मजबूत क्षार है, तो जो अम्ल मिलेगा हमें उदासीन मिलेगा, मतलब इसका pH जो है वो 7 के करीब होगा, और ये तो हमारा उदासीन है ही। तो ये मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार जब अभिक्रिया करते हैं जो हमें लवण मिलता है वो उदासीन मिलता है, तो pH लगभग 7 होगा, 7 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। ठीक है, तो जो pH पेपर पे कलर मिलेगा हमें, ये क्या मिलेगा, 7 तो होगा ही, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या, एक कलर रेंज मिलने वाला है। एक सवाल था ना, मिट्टी के नमूने को जल में डाला जाता है, कुछ देर छोड़ दिया जाता है, तो जो विलयन होता है वो pH पेपर के कलर को जो है रेड ऑरेंज कर देता है। तो यही चीज़ मैंने आपसे कहा था कि रेड ऑरेंज जो है, रेड ऑरेंज ये पूरा जो है रेंज आता है हमारा, वो अम्ल में आता है, और ये ग्रीनिश ब्लू जो था और फिर डार्क ब्लू, ये पूरा क्षारीय माध्यम के लिए आता है रेंज। इसी pH पेपर के बारे में बात किया गया था। तो क्या हो जाएगा हमारा, येलो और ग्रीन हम बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 7 से थोड़ा कम भी लेंगे, 7 से थोड़ा ज़्यादा भी लेंगे। तो पीला हरा हमारा राइट आंसर होगा। जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है, इसको जल से गुजारते हैं तो क्या होगा, जैसे ही जल से गुजारेंगे ये H+Cl- में टूट जाएगा। यह विलयन में आयनित नहीं होता है, काट दो, क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक तो है लेकिन आयनित होता है। यह विलयन में आयनित होता है, सही है। यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है। हाइड्रोक्सिल क्यों देगा, क्षार थोड़ी ना है, H+Cl- है, तो ये नहीं होगा। यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो सही है। H+Cl- में पहले टूटेगा, फिर जल के जो अणु है यानी कि जो H2O है इसके साथ कंबाइन करके H3O+ बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, और H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो ये सही है। 2 और 4 सही है, सी हमारा राइट आंसर। आगे देखते हैं, अम्ल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यहाँ लिखा हुआ है करवे, काट दो। खट्टा होता है और लाल लिटमस को नीला करता है, नहीं, नीले लिटमस को लाल करता है, तो ये सही है, ये भी गलत है। सी हमारा राइट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में, तो अगर जल में आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दो तो क्या मिलेगा वहाँ पर हमें H+Cl- मिलता, लेकिन होता क्या है ना कि जो H+ है ये अनस्टेबल होता है। H+ जो है ये तड़पता रहता है कि कोई आए हमारे ऊपर से प्लस चार्ज को हटाए, तो ये तुरंत क्या है ना कि जो जल के अणु होते हैं इसके साथ मिल करके H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि क्लोरीन आयन तो होगा ही, साथ में क्या होगा, ये H3O+, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो H3O+ नहीं होता, H+ होता, तो वो हमारा आंसर सही हो जाता। क्लोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। तो वहाँ हमने क्या देखा था कि हमने NaCl लिया था, इसका एक्वस सोल्यूशन लिया था, इसी को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। फिर क्या हुआ था, करंट पास करवाया, विद्युत अपघटन करवाया, तो
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन मिला, क्लोरीन गैस जो है यहाँ पर उत्सर्जित होती है और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर उत्सर्जित होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? देखो यहाँ पर एक्वस लिखा हुआ है, काट दो। यहाँ पर देखो NaCl लिक्विड लिखा हुआ है, लिक्विड नहीं लेते हैं हम। यहाँ NaCl के ब्रैकेट में L दिया ना, इसका मतलब मोल्टेन हो गया ये, यानी कि मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, गलित सोडियम क्लोराइड। गलित सोडियम क्लोराइड हम नहीं लेते हैं, गलित सोडियम क्लोराइड लेंगे तो प्रोडक्ट जो है अलग आएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखो Cl2 में एक्वस लगा के रखा हुआ है, जबकि ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? जी होना चाहिए ना, गैस है ना, गैस हमें यहाँ पर मिलती है, तो ये भी नहीं होगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, जल जो है लिक्विड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन मिलता है, क्लोरीन गैस जो है उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, तो इसे बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। Cl2 इसे हम प्रवाहित करवाएंगे शुष्क बुझा हुआ चूना पर, तो वहाँ पर हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा धातु और अधातु।